नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का यह सेशन सामान्य अध्ययन की क्लास है, जिसमें स्पेशल क्लास हम ले रहे हैं। यह जो सेशन होने वाला है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे, हिस्ट्री के प्रश्न भी मिलेंगे, संविधान के भी प्रश्न मिलेंगे, अर्थशास्त्र, ईवीएस और ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न शामिल रहेंगे। तो आप सभी लोग इसको रिवीजन के तौर पर या फिर अपने प्रैक्टिस के तौर पर इसको देख सकते हैं। यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप लोग सॉल्व करेंगे अपने मन से। मेरे ऑप्शन टिक करने से पहले अगर आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो आपको 50% ज़्यादा प्रश्न इसमें से नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल से अवश्य जुड़े रहें। और मैथ्स की क्लासेज भी इस चैनल पर आपको मिल रही है। और यहाँ पर जो आपको मैथ्स और जीएस का क्लास जो मिल रहा है, इसमें आपको प्लेलिस्ट भी बनी है दोनों क्लासेस की। तो प्लेलिस्ट में आप सभी लोग जाकर क्रम से वीडियो को अवश्य देख लीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं। पुराने बच्चे तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। नए लोगों के लिए सूचना है, प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो है आप उसको देखिए। आइए नेक्स्ट इस प्रश्न को देखते हैं। फिर कुछ बातें होंगी जो आपको लास्ट में इसी सेशन के अंत में बताएंगे, जो कि परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और प्रश्नों को कैसे कम समय में करना है, कितने अच्छे ढंग से चीज़ों को कैसे पढ़ करना है, कम जानकारी से कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ये मैं बीच बीच में आप सभी को बताता रहता हूँ। इसलिए वीडियो को आपको पूरे ध्यान से सुनना है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा यहाँ पूछा जा रहा है। तो आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी दिया गया है, पंजाबी दिया गया है, हिंदी दिया गया है, हरियाणवी दिया गया है। तो कौन सी यहाँ पे आधिकारिक भाषा होगी? तो यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा होगी, आधुनिक शहर आपको दिमाग में आना चाहिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर बना था, पहला नियोजित शहर भी था यह। और इसमें जो है पंजाबी लैंग्वेज सबसे पहले यूज होता था। हरियाणवी आप नहीं मारेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा पंजाब एक ही था। ये तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो भारवी पहला ऑप्शन दिया गया है, भास दूसरा ऑप्शन दिया गया है, हरिशेण तीसरा ऑप्शन दिया गया है, बाणभट्ट चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा हरिशेण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति जी ने कब किया था? आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो हिंदू कोड बिल के समय किया, विधेयक के समय किया था, दहेज निषेध विधेयक के समय किए थे, पीएसयू विनियोग विधेयक के समय किए थे, भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किए थे। तो राष्ट्रपति जी ने अपना वीटो पावर भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किए थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? होम रूल आंदोलन, वंदे आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे 1905 में हुआ था। तो उस समय जो डेल्टा आंध्र प्रदेश की बात जो पूछ रहा है, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से वह आंदोलन उस समय चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आप सभी के लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, कोक, सब बिटुमिनस। तो भूरा कोयला ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है?
आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा लिग्नाइट। कैसे बनेगा इसको थोड़ा डिटेल हम कर देते हैं। देखिए, आपको एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और एक लिग्नाइट, ABL आपको याद रखना है। देखिए, अल्फाबेट में ए पहले आता है, बिटुमिनस बाद में आता है, एक आता है पीट, उसके बाद पीट भी आता है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है, कोक तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। तो लिग्नाइट दिया है तो ये आपका राइट बन जाएगा। ABL से आप याद रख सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लिग्नाइट से घटिया कोयला पीट होता है, ऐसे क्रम में, घटते क्रम में है, घटता क्रम, कोयले की क्वालिटी का घटता क्रम है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। साधारण कारावास 4 वर्ष का सुनाया गया था, या फिर 3 वर्ष का सुनाया गया, या फिर 8 वर्ष का सुनाया गया था, या फिर 6 वर्ष का सुनाया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 6 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। बगदाद, दुबई, कतर, तेहरान। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा बगदाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबे होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और में विभाजित किया गया था। ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935, स्वेत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप सरकार अधिनियम 1935। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। कौन सा था? कालीबंगा था, देसलपुर था, लोथल था, रोपण था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला हड़प्पा स्थल रोपण था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन। इस प्रश्न का राइट जवाब है रिचर्ड वेलेस्ली। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। बारदोली में किसान आंदोलन दिया गया एक साइड, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की दूसरी ऑप्शन दिया गया, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था तीसरा ऑप्शन दिया गया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल चौथा ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया गया है, तो इधर 1921 दिया है, 1918 दिया गया, 1946 दिया गया, 1928 दिया गया। आपको मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए आपको एक दो जानकारी अगर अच्छे से पता है तो बहुत आसानी से आप करा पाएंगे। जैसे देखिए, महात्मा गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया है, तो सारी इसमें लंगोटी पहनने का इंसेंस है कि जो कुर्ता पहनते थे, कुर्ता नहीं सॉरी, एक धोती पहनते थे, उसी को सर पे भी लपेट लेते थे, सर तन और प्लस लपेट के ऐसे चलते थे। तो फिर ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि भारत में उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो गरीबी ज़्यादा होने के कारण लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े कम उपलब्ध हो पाते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने लोगों से अपने आप को जोड़ने के लिए ऐसा किया था। तो 1921 में ऐसा उन्होंने किया था। आप देखेंगे तो तीसरे का, अगर आपको तीसरा ही पता है तब भी आप इसको टिक कर पाएंगे। तीसरे का ए,
तीसरे का है बस एक ही जगह दिया गया। और भी आप चीज़ों को मिला सकते हैं इसमें, जैसे पहला बारडोली में किसान आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1918 में। उसके बाद फिर है यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? 1900 सॉरी ये तो एक बार हो चुका है। तो ये किए थे 1946 में नोआखली की यात्रा, क्योंकि उसमें दंगे थोड़ा ज़्यादा भड़क गए थे ना नोआखली में। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न अपने आप में दमदार हैं, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और समझिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? हाँ, यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके ध्यान चीज़ें वैसे ही सेट हो जाएंगी सुनते ही सुनते, क्योंकि मैं चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ऐसे बोलता रहता हूँ। एक बार नहीं 2 बार बोल देता हूँ किसी किसी वर्ड को, जो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या इसको आपको पता होना चाहिए। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? कौन सा भाग बन सकता है? शिवालिक पर्वत बन सकता है क्या? असम हिमालय बन सकता है क्या? पूर्वांचल पर्वत बन सकता है क्या? कुमाऊं हिमालय बन सकता है क्या? क्या बन सकता है इसमें? इसमें यही बनेगा शिवालिक पर्वतमाला, और सब नहीं बने। शिवालिक पर्वतमाला रेंज जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ आपका जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ आपका नेपाल वाला पोर्शन हो गया। फिर यहाँ यहाँ पे आपकी तीस्ता नदी ऐसे निकलती है सिक्किम से। फिर यहाँ से एरिया आपका शिवालिक पर्वत रेंज आ जाता है, जो नीचे की रेंज है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नदियाँ ऐसे ऊपर से आ रही हैं तो इसी को भर देती हैं, यही पूछ रहा है इसमें। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, लोधी राजवंश। तो खिज्र खान जो था वो सैयद राजवंश से संबंधित था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात में महावीर स्वामी की जो पुस्तक है वो रखी हुई है, मतलब जो उसमें उनके विचार थे सब जो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है? जल संस्तर, जल स्तर, भौम स्तर, जल परत। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा भौम स्तर। यहाँ पे भौम स्तर लिख के भी पढ़िए। मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा भौम स्तर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये काफी आसान प्रश्न है। टी स्वामीनाथन पहला ऑप्शन दिया गया है, सुकुमार सेन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आर के त्रिवेदी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर विजय एम.एस चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा सुकुमार सेन, मुख्य चुनाव आयुक्त, और प्रथम पूछ रहा है। अभी महिला पूछा होता तो महिला में आपका ऑप्शन बन जाते हैं मीरा देवी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे, वरिंद्र कुमार घोष के आमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे, शरद चंद्र बोस के आमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे, चित्तरंजन दास के आमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। 13 जून 1943 को एक घटना हुई थी, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी पूर्वी एशिया गए थे। तो यह जो निमंत्रण भेजे थे वो रास बिहारी बोस जी ने भेजा था, इन्हीं के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सांता क्रूज महाराष्ट्र में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र तो कांडला गुजरात में खोला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीहा चाइल्ड क्राइस्ट। दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक मानसून। तीसरा ऑप्शन दिया गया बाल वर्षा ऋतु। चौथा ऑप्शन दिया गया, इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा बाल मसीहा चाइल्ड क्राइस्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल में है, डोनापीला गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है वो डोनीपोला गोवा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? पांचवी, प्रथम, छठवीं, सातवीं। तो यह जो योजना आई थी वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी और काफी सफल रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन अनुपालन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, संरचना कर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, गंतव्य आधारित कर चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? तो कर के बोझ को क्या कम करता है? गंतव्य आधारित कर जो होता है वही कर के बोझ को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। ये 4 शहर इसमें शामिल थे, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, बट इसमें बेंगलुरु को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया तो नेगेटिव का उत्तर हमेशा नेगेटिव ही होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप ऑफलाइन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, अगर आपको स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्रीन पर चीज़ें दी रहती हैं, अगर नहीं दी हैं तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं नहीं अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का पदार्थ मटेरियल पर, लंबाई पर, इसके क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत पर, चालक की आर्द्रता पर। तो चालक की आर्द्रता पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रतिरोध जो होता है आर बराबर रो एल अपान ए, इसका फार्मूला होता है। जैसे आर प्रोपोर्शनल एल हो गया, यहाँ से देखिए आर प्रोपोर्शनल एल हो गया और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो गया। तो मटेरियल पर निर्भर करेगा और लंबाई पर भी निर्भर हो गया, इसके क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पर भी निर्भर होगा, बस आर्द्रता पर निर्भर नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक माने जाते हैं? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, एम विश्वेश्वरैया जी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी। तो कभी भी आर्थिक नियोजन के जनक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को आपको नहीं टिक करना है इसमें, नहीं तो बहुत लोग के दिमाग में आएगा तो टिक भी कर सकते हैं। इसमें आपको टिक करना है ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया जी को। ये काफ़ी योगदान दिए थे बांध को बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर को चलाने में, इनका बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी के टाइम पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिविल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार को
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर से 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? नामीब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान, रब अल खाली रेगिस्तान। तो ये जो विशेषता ऊपर लिखी गई है ये रब अल खाली रेगिस्तान की ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब प्रायद्वीप पर ही मिलता है। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? पशुधन, पशुपालन, साइबर कानून, व्यापार और वाणिज्य। अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो साइबर कानून पर केंद्रीय विधानमंडल अपना कानून स्वयं बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र होता है, स्पंज में होता है अच्छी तरह से विकसित, या हाइड्रा में होता है अच्छी तरह से विकसित, या जेलीफिश में होता है? इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा स्टारफिश। स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र बहुत अच्छे से विकसित होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा अध्याय 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 176 में, अनुच्छेद 175 में, अनुच्छेद 164। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 के तहत जो होता है, राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। अच्छा, राज्यपाल दिया गया है, आप इसमें और कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स जाना जाता है, या फिर अक्षतंतु एक्सॉन जाना जाता है, दुमासम या डेंड्राइट जाना जाता है, आवेग या इम्पल्स जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा अक्षतंतु, जिसको एक्सॉन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वरुणवत, तक्षशिला। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो है यह इस मामले में व्यापक डेटाबेस तैयार करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी, लाला हरदयाल ने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। तो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो पुस्तक है वो लाला हरदयाल जी की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर, पोजोमीटर, बैरोमीटर, गेज एडेप्टर। इस प्रश्न का राइट जवाब है पोजोमीटर। पोजोमीटर के द्वारा जो होता है भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? किफ़ायती दिवस, संग्रहण दिवस, संकल्प दिवस, संचायी का दिवस। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा संचायी का दिवस।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ दिया गया है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो कच्चे आमों में आप इसे कोरिलेट कर लेंगे कि इमली में कौन सा, इमली खट्टा पदार्थ होता है तो कच्चे आम भी खट्टे होते हैं, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। फार्मिक अम्ल चींटी में, बेंजोइक अम्ल परीक्षण में थोड़ा यूज किया जाता है इसको, एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में भी पाया जाता है और साथ ही साथ ये कच्चे आम में भी पाया जाता है। आशा करते हैं सभी लोग क्लियर हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। जावा सागर को हिंद सागर से जो ऐड करता है उस जल डमरू मध्य का नाम बताना है। फार्मोसा जल डमरू मध्य पहला ऑप्शन दिया गया है, बोस्फोरस जल डमरू मध्य दूसरा ऑप्शन दिया गया, सुंडा जल डमरू मध्य तीसरा ऑप्शन दिया गया, मलक्का जल डमरू मध्य चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा सुंडा जल डमरू मध्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वाल मुरल्स अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है अग्नि के देवता, अन्न के देवता, लकड़ी के देवता, वन के देवता। इस प्रश्न का राइट जवाब है अन्न के देवता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तैराकी से खेलते थे, एथलेटिक्स से खेलते थे, कुश्ती से खेलते थे, निशानेबाजी है। तो काफ़ी प्रश्न, लेकिन आप सभी लोग अगर इस पे खसाबा दादा साहेब में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। के डी जाधव लिखा गया है, के डी जाधव। अब आप लोग समझ पाए होंगे कुश्ती, ठीक ना। तो खसाबा दादा साहेब फुल नाम इनका ना, के फार खसाबा, डी फार दादा साहेब, जाधव जाधव हमेशा लिखा ही रहता है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती में काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। और हाँ, इसमें के डी जाधव जी ओलंपिक में पदक लाए थे 1900 आज़ादी के 1952 में, 1952 में पदक ले आए थे। इन्हीं के कारण जो है कुश्ती का प्रचलन इंडिया में काफ़ी तीव्र तरीके से ग्रो किया। तो आशा करते हैं आज जो चीज़ें हम बताना चाह रहे थे आप सभी को, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आप सभी लोग दोबारा देख लीजिए, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। जैसे हमने कुश्ती में के डी जाधव जी का नाम बताया, उसके बाद फिर देखिए अन्न के देवता में आपको गुजरात के छोटा देवपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा प्रसाद के रूप में पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसको बताया हमने। उसके बाद सुंडा जल डमरू मध्य के बीच में जावा हिंद महासागर के बारे में बताया। ऐसा है थोड़ा मैं नया पैटर्न पे आज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, तत्काल ही रिकॉल हो जाएंगी। टार्टरिक अम्ल के बारे में कच्चे आम से संबंधित हमने चीज़ों को बताया। संचायिका दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों में बचत की आदत को बढ़ाने के लिए किया जाता है यह चीज़। देखिए कैसे फटाफट रिवाइज करा रहे हैं आपको, आप बस सुनते जाइएगा प्रश्नों उसके आंसर को, आंसर या फिर उसके प्रश्न को। पोजोमीटर के बारे में बताया मैंने कि भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी के नमूने के लिए किया जाता है। उसके साथ ही साथ आगे आप देखिए लाला हरदयाल जी के बारे में हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद आप देख लीजिए 5 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने इतना पेशेंस रख के चीज़ों को सुना है, वैसे 5 मिनट और रखिए। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में बताया है कि अधिस्थान न्यायालय, उच्च न्यायालय आदेश, निर्णय और मामलों के विवरण का एक डेटाबेस प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मवर्त के बारे में आपको ऋषि मनु के अनुसार पवित्र नदियाँ सरस्वती दृष्टि के बीच भूभाग के नाम से जाना जाता था। इसमें सिनेप्सिस, सॉरी अचेतन तो इसमें गलत है, इसमें सिनेप्स होगा, यही ऑप्शन पहला सही है। सिनेप्स के बारे में जो होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स बोला जाता है। उसके बाद फिर आगे हमने बताया था उसके पहले अनुच्छेद 175 के बारे में, जिसमें राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। उसके पहले हमने बताया था अध्याय 2 जो था वह 1976 में समान परिश्रम अधिनियम के चैप्टर में पुरुष और महिला के समान दरों पर
परिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल। अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है, 1976 में आया था ये चीज़। तो स्टारफिश जो होती है जल संवहनी तंत्र होती है, जल संवहनी तंत्र होती है स्टारफिश। उसके बाद जो साइबर कानून जो होते हैं, साइबर कानून में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति होती है साइबर कानून में। तो इसको भी आपको हमने बताए हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। रवल खाली रेगिस्तान जो है वो पृथ्वी के रेतीले पर रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। इसमें 250 मीटर या 820 फीट ऊंचे बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय वालों ने बताया कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर इसके पहले हमने एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में बताया था कि इन्होंने आर्थिक नियोजन के जनक माने जाते हैं। उसके पहले हमने ये बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब चालक का प्रतिरोध के संबंध में किस पर निर्भर करता है। तो चालक की आर्द्रता पर चालक का प्रतिरोध नहीं निर्भर करता है, चूँकि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है फार्मूला। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ कर का क्षेत्रफल होता है, लंबाई भी होता है, मटेरियल तो डिपेंड करता है प्रतिरोध पर, क्योंकि अच्छा मटेरियल रहेगा जैसे चांदी का रहेगा तो उसमें प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता का सीधा मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। बेंगलुरु के बारे में बताया हमने कि ऑपरेशन फ्लड से इस प्रभावित नहीं था और सब शहर में ऑपरेशन फ्लड बड़े पैमाने पर हुआ था। गंतव्य आधारित कर के बारे में था कि जीएसटी की प्रमुख कौन सी क्रेडिट निर्बाध प्रवाह अनुमानित देती है जो अंतिम उपभोक्ता के बोझ को कम कर देती है। उसके पहले हमने पंचवर्षीय योजना जो बहुत सफल रही थी वो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके बारे में बताया। फिर डोनापिला गोवा में एक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय है। उसके पहले हमने बाल मसीहा चाइल्ड क्राइस्ट के बारे में अल नीनो से संबंधित जो जानकारी थी उसको बताया था। कांडला गुजरात में एक बंदरगाह है, उसके बारे में बताते हैं। एशिया कपड़ा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र डीपीजेड कहा जाता है इसे, डीपीजेड। उस पर रास बिहारी बोस जी थे जो सुभाष चंद्र जी को 13 जून 1943 को बुलाते हैं पूर्व एशिया में। एक कहानी थी उसमें फिर सूर्य कमान से सेन जी आते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। उसके पहले हम भौम स्तर में बताए थे आपको, मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा पानी स्थान भरा होता है और इस परत पर ऊपरी सीमा कहलाती है। उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि वल्लभी गुजरात के बारे में बताया था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं 21 शताब्दी में मौखिक रूप से प्रसारित होती रही और इसका जो संग्रह है वह वल्लभी गुजरात में किया गया था। खिजर खान नामक दिल्ली का शासक कौन था जिसने किस राजवंश से संबंधित था, तो सयाज वंश से संबंधित था। हिमालय का कौन सा भाग नदी द्वारा लाया जलस्रोत से? शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये तो बता ही चुका हूँ आपको अच्छे से। गांधी लंगोटी के पहनना कब शुरू करते हैं? 1918 में या सॉरी 1921 में। अगर ये आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी टिक कर देंगे। या फिर महात्मा गांधी नोआखाली कब गए थे? तो सी ऑप्शन इसमें बन रहा है 1948 में। कोलकाता, इस एक और सन आप याद रखेंगे इसमें। चलो अच्छा दोनों बता देता हूँ। अहमदाबाद में मजदूर 1928 में हुआ था। कि बारडोली में किसान आंदोलन 1946 में हुआ था। उसके पहले कौन सा प्रश्न है इसमें? उसके पहले ये देखते हैं, इसमें है कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी रिचर्ड ब्लेसली के द्वारा। उसके पहले स्वतंत्र भारत में उत्खनन का कार्य पाले हड़प्पा सभ्यता में कौन सा था? रोपण। उसके पहले आपको बर्मा सरकार संशोधन 1935 बताया जिसमें 2 अलग अलग नियम आए। उसके पहले हमने बगदाद पेट्रोलियम ओपेक के संगठन के बारे में बताया था, सम्मेलन कहाँ हुआ था। फिर वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन कारावास, महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर कोयले के बारे में बताया, ब्राउन कोयला जो होता है सर्वाधिक और लिग्नाइट ही होता है। उसके बाद वंदे मातरम आंदोलन जो था 1905 में स्टार्ट हुआ था। डेल्टा आंदोलन महात्मा गांधी के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इस ये निम्नलिखित में से अच्छा इसमें तो इसको हमें पढ़ना नहीं, यहाँ पे वंदे मातरम आप सिर्फ ध्यान रखेंगे डेल्टा, डेल्टा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। आगे दिया गया है भारतीय डाक संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति यूज किया था इस पर। हरिशरण समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, संस्कृत में लिखी गई थी, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। फिर उसके बाद पहला प्रश्न हमने करवाया था पंजाबी भाषा के बारे में, जो चंडीगढ़ पहाड़ नियोजित शहर बना था उसकी आधिकारिक भाषा। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आपको मैंने रिवीजन भी करवा दिया और चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को करवा भी दिया। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।
कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं इसी चैनल पर। आपका कमेंट पढ़ा जाता है, देखा जाता है और आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।